इटली की मेजबानी में हो रहे G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी इटली पहुंच गए हैं। उनके साथ एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भी गया है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और एनएस अजीत डोभाल शामिल हैं। क्या होता है ये G7? भारत की भागीदारी कितनी जरूरी है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे हैं। पीएम मोदी इटली में हो रहे 50वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और एनएस अजीत डोभाल भी सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको भारत के प्रधानमंत्री का G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के समीकरणों को समझाएं, पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये G7 समिट क्या चीज है। दरअसल G7 विश्व की 7 सबसे बड़ी तथा कथित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के सदस्यों में 7 देश शामिल हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली कर रहा है। यहाँ पर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को भी आउटरीच देशों के तौर पर न्योता भेजा गया है। 2024 के G7 समिट में इंडो पैसिफिक, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ इस बार यूक्रेन में भीषण युद्ध और गाजा में चल रहे संघर्ष के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं भागीदारी होगी। ऐसे में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल G7 में भारत का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही साथ फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे G7 सदस्यों से भी बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की है। G20 के सफल अध्यक्षता के बाद भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। इसके साथ ही साथ पिछले G7 सम्मेलन में भारत ने प्रमुखता से तमाम ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाया था। चाहे बात पर्यावरण की हो या भोजन की, स्वास्थ्य, विकास और लिंग पर केंद्रित तमाम विषयों पर भारत की अहम भागीदारी रही है। भारत G7 शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ इस बार कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी संभव है। हालांकि इस समिट में भारत और कनाडा दोनों देशों के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, लेकिन दोनों की मुलाकात को लेकर अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है। भारत विरोधी तत्वों को जिस तरह से कनाडा में राजनीतिक स्थान मिलता है, उसको लेकर भारत हमेशा से कनाडा सरकार के सामने चिंता जाहिर करता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में खालिस्तानी गतिविधियों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, वैसे में भारत और कनाडा के बीच फिलहाल कोई भी द्विपक्षीय वार्ता होती नहीं दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों की बढ़ती मान्यता की ओर ही इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दतिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 बच्ची और 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई है। घटना में 20 श्रद्धालु घायल भी हुए और सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती और जिला अस्पताल पहुंचे एसपी वीरेंद्र मिश्रा। घायलों से मिलकर हादसे के बारे में जानकारी ली है। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दतिया से बता दें, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर और ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाँव के कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से रतनगढ़ मंदिर जा रहे थे और इसी दौरान मैथाना पाली और कुरैठा की जो पुलिया है, वहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो अनियंत्रित हो गया इस अज्ञात कारणों से। और इसमें ट्रैक्टर अनियंत्रित होने के कारण जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पुलिया से लगभग 15 फीट नीचे जो है वो गिर गए और जिसमें 3 बच्चियां, 2 महिलाएं जो है वो मृत हो गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ निशांत तिवारी हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? किस तरह से यह घटना घटी, किसकी लापरवाही निकलकर सामने आई है अब तक? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये भांडर थाना क्षेत्र का मामला है। जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 20 से 30 लोग सवार थे और ये जिसबार गांव के सभी लोग रहने वाले हैं। ये रतनगढ़ माता मंदिर पर
श्रद्धालु ये अपनी मन्नत को लेकर कुछ जबारे वगैरह चढ़ाने जा रहे थे। सुबह लगभग 4 से 4:30 बजे का समय था। जो ड्राइवर को नींद का झोंका आने के कारण कुछ ये घटना हुई है। ये पुलिया के नीचे जाकर ये 20 से 30 फुट करीब ये गहरी खाई थी, तो उसमें जाकर ये ट्रॉली गिरी हुई है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें 2 बच्चियां हैं और 3 महिलाएं हैं। और उसके बाद ये जो वीरेंद्र मिश्रा हैं एसपी, वो घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण भी किया। घायलों को एम्बुलेंस द्वारा दतिया जिला चिकित्सालय में भर्ती करा गया है। अभी कुछ घायलों की जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके अभी जो हालत है वो स्थिर है। अभी ऐसी कोई मतलब जो घटना आई है, 5 लोगों की मृत्यु ही आई है अभी। और अब की बार संसद में कई नए सांसद जीत कर आए हैं। इन नए सांसदों पर सबकी नजर होगी। इन सांसदों के पास खुद को साबित करने का भी मौका होगा और ये तय होगा कि राजनीति में नए और युवाओं को मौका देना ठीक है। इस रिपोर्ट से समझिए। Make no mistake, ladies and gentlemen. एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। आओ मिलकर के चले। सियासत के शोर में सवालों और मुद्दों की गूंज को आवाज तो संसद की माइक ही देती है। यहाँ नेताओं के मुंह से निकला हर शब्द सिर्फ रिकॉर्ड में ही नहीं जाता, बल्कि राजनीति के साथ साथ राष्ट्रनीति का निर्धारण भी करता है। इसलिए सदन में एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति को हमेशा तवज्जो दी जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों से भारत के निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीट होना अनिवार्य है, यानी 543 सीटों में से कम 54 सांसद। 17वीं लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों के चलते यह पद खाली रह गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर 99 सीटें हासिल करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की आवाज को स्थान और बुलंदी दे दी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नेता के अलावा इस बार संसद में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनके शब्दों के भार ने पहले भी सत्ता को परेशान किया है, तो वहीं कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनको पहली बार सुनना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस बार सदन में विपक्ष की गूंज में राहुल गांधी की बात सबसे ज्यादा असरदार होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीतते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने आप को सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार दिखाया है। वहीं अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज सीट से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। बात महुआ मोइत्रा की भी की जानी चाहिए, क्योंकि पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में महुआ मोइत्रा को पिछले लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इस बार महुआ मोइत्रा कृष्णनगर से चुनाव जीतकर फिर से संसद पहुंच रही हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से अपनी आजाद समाज पार्टी से चुनते हुए इस बार संसद भवन तक पहुंचे हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना के हैदराबाद सीट से चुनाव जीतकर फिर से संसद भवन पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बार हैदराबाद में माधवीलता के सहारे हार्ड हिंदुत्व पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवीलता जीत नहीं पाई। एक ऐसा ही नाम उज्जवल रमन सिंह भी है, जो प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह के पुत्र हैं और इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव को चुनाव हराकर लालू की बेटी मीसा भारती भी इस बार संसद भवन पहुंची हैं। कंगना रनौत भी एक ऐसे ही दिलचस्प किरदार हैं जिनको संसद में सुनना बहुत दिलचस्प होने वाला है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है और चुनाव जीतकर कंगना रनौत ने इस जीत को सनातन की जीत बताई थी। उड़ीसा के पूरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर संबित पात्रा भी आखिरकार संसद भवन पहुंच चुके हैं। संबित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनकी वाक चातुर्य की हर घर में चर्चा होती है। इन तमाम नामों में से एक और नाम बहुत खास है, वो नाम है अवधेश प्रसाद का। अयोध्या की सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद संसद भवन पहुंचे हैं। गौरतलब है कि राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने के बावजूद भी बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में मात दे दी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस सत्र में तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जानी है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है।
सदन में मजबूत आंकड़ों के साथ बैठी विपक्ष इस बार लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखना और सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि मोदी 3.0 में एनडीए की नई नवेली गणित पर बैठी ये सरकार किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देती है, साथ ही साथ सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये सरकार क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं नीट मामले में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कल थोड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स खत्म करने और जिन छात्रों को ये सुविधा मिली थी उनकी परीक्षा फिर से करवाने को कहा है। हालांकि इस फैसले से पूरे छात्र खुश तो नहीं हैं, क्योंकि कई सवाल अब भी सुलझे नहीं हैं। एक ही सेंटर के अनेक टॉपर छात्रों पर कोई फैसला नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन अभी भी हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। हमारे को देखिए इससे कोई फायदा होगा नहीं। इस साल नीट परीक्षा बच्चों के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। पहले पेपर लीक पर विवाद और फिर रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप। 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कह दिया है कि नीट परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, लेकिन केवल 1563 छात्रों के लिए। लंबे समय से बच्चे इसकी मांग कर रहे थे। देश भर में छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और एनटीए पर सवाल उठा रहे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए बड़ा फैसला सुनाया और इन छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए। इनका री एग्जाम 23 जून को होगा और परीक्षा के 7 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। वहीं अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है कि ये सारी परीक्षा जो भी ग्रेस मार्क्स जिसको भी अवार्ड किए गए थे उनकी परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी, ये हमारे लिए एक छोटी सी जीत है। हम इसको एक छोटी सी जीत मान के चल रहे हैं। अभी हमारी बड़ी लड़ाई बाकी है जो कि 8 जुलाई को हम लड़ेंगे। एनटीए ने देरी से पेपर मिलने और समय का नुकसान होने पर 1563 छात्रों को 718 और 719 ग्रेस मार्क्स दिए थे। अब इन उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड ही रद्द कर दिया गया है। मतलब साफ है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, री एग्जाम केवल उन्हीं बच्चों का होगा, यानी 24 लाख परीक्षार्थियों में से केवल 1563 बच्चों का। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बच्चों की क्या राय है, वो भी जान लीजिए। हमारे को देखिए इससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है रैंक का वो इतना ज़्यादा है कि अगर इन 1500 बच्चों को आप रीनीट कराएं, इनका दोबारा रिवैल्यूएशन कराएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो मास पेपर लीक का मुद्दा है, इसको बस भटकाया जा रहा है उन 1563 बच्चों की तरफ। अब आप बताइए, 8 जुलाई का फैसला आया है, 8 जुलाई को फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट है। अब अगर 8 जुलाई को हमारे पक्ष में कुछ फैसला आता है तो काउंसलिंग तो ऑलरेडी शुरू हो गई होगी। अब क्या उस काउंसलिंग को पूरी तरह रद्द किया जाएगा अगर हमारे पक्ष में कोई फैसला आता है? अब छात्रों के पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला, 23 जून को री एग्जाम में बैठे या फिर पुराने स्कोर को एक्सेप्ट करें और काउंसलिंग में बैठे। जस्टिफिकेशन आया है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पर चर्चा हुई है। कुछ और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर बच्चों को आना, उनके रोल नंबर भी सीक्वेंस से होना, फिर कई सारे ऐसे कॉमनली बच्चे मिलना जिनके OMR सीट में मार्क्स कुछ और आए हैं और रिजल्ट में कुछ और आ रहे हैं। तो इन पे भी अभी क्लैरिफिकेशन पूरे तरीके से एनटीए को जवाब देना चाहिए। बच्चों को पूर्ण न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चों के न्याय के लिए, उसको अभी हम लोग जारी रखेंगे। ग्रेस मार्क्स का मुद्दा समझिए। दरअसल नीट परीक्षा में 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले। 1563 छात्रों को 100 से 150 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिल गए, जिससे कई बच्चे जो मेरिट से बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि नीट की एवरेज मेरिट लिस्ट अचानक 4 गुना ज्यादा पहुंच गई। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। कोई पेपर लीक नहीं। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आज हजारों छात्र जिस एनटीए का विरोध कर रहे हैं, वही एनटीए न सिर्फ नीट बल्कि JEE, CUET भी कंडक्ट कराता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यह परीक्षा 23 जून को कराई जाएगी और 30 जून को इसका रिजल्ट आएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील इसे पहले पड़ाव की जीत बता रहे हैं, तो वहीं अधिकांश अभ्यर्थी 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का हवाला दे रहे हैं और इस फैसले से वे खुश नहीं हैं।
इनका कहना है कि यह जस्टिस अधूरा है, पूरा जस्टिस तभी मिलेगा जब सभी के लिए समान प्रावधान किए जाएं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की तो वीआईपी कल्चर पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वाहन सरकारी हो या फिर निजी, प्रेशर हॉर्न या और हूटर का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को सुशासन के लिए संवाद और समन्वय का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जनता का विश्वास जीतें। अधिकारी सीयूजी नंबर पर आने वाले हर कॉल को रिसीव करें। जिला, रेंज और जोन स्तर पर तत्काल जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू किए जाने के भी निर्देश यहां पर योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त हो गई है और इसलिए कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। ये जानकारी विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने दी है। इस रिपोर्ट में देखिए इस बार के विधानसभा में क्या कुछ खास रहने वाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुद्दा बना सकता है और सरकार को घेरने की कोशिश होगी। मॉनसून सत्र की तारीख तय हो चुकी है। 22 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होगा और 31 जुलाई तक यानी कि 10 दिन तक ये मॉनसून सत्र चलने वाला है। विधानसभा का सत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय निर्धारित किया है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा था। 31 जुलाई तक विधानसभा का सत्र के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने समय निर्धारित किया है। उस तारीख में विधानसभा का सत्र होगा। प्रधानमंत्री अब जरा आपको बताते हैं कि मॉनसून सत्र में किन किन मुद्दों की गूंज सुनाई दे सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मॉनसून सत्र में इस बार कानून व्यवस्था, बालोदा बाजार हिंसा, नक्सल मुठभेड़ और महंगाई जैसे मुद्दों से छत्तीसगढ़ विधानसभा हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक तरफ विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सरकार भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वहीं इसी बीच आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर बता दें। भोपाल में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर होगा प्रदर्शन। नीट के रिजल्ट को लेकर होगा ये प्रदर्शन और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एमपी नगर में किया जाएगा प्रदर्शन। नीट शिक्षक संघ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। नीट परीक्षा को फिर से कराने की मांग हो रही है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दें, भोपाल में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर प्रदर्शन होने वाला है। नीट के रिजल्ट को लेकर ये प्रदर्शन होने वाला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के अधिकतर स्कूली बच्चों के लिए गणित और अंग्रेजी आज भी हौवा लगते हैं। ये बात हम नहीं, राज्य सरकार की रिपोर्ट कह रही है, जिसमें बताया गया है कि प्राइमरी क्लास के बच्चे गणित और अंग्रेजी से खौफ खाते हैं और वो इन विषयों में निपुण नहीं है। बच्चों को कुछ खास विषयों में निपुण बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग निपुण भारत अभियान के तहत मिशन अंकुर चला रहा है और 2 साल से चल रहे इस मिशन के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ निकल कर आया इन आंकड़ों में। अंकों के गणित में नहीं उलझेगा बच्चा, इंग्लिश भी नहीं करेगी परेशान, क्योंकि आपके बच्चों के लिए केंद्र सरकार राज्य स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। आपके बच्चे भी इसी तरह चुटकियों में गुणा भाग करेंगे, हिंदी में निपुण होंगे और अंग्रेजी से झिझक दूर होगी। इसके लिए निपुण भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी मिशन अंकुर चलाया जा रहा है। बच्चों को कैसे उनको एक अच्छे तरीके से उनका विकास हो, इस बात पे पूरी टीम काम कर रही है। मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं, बट चुनौतीपूर्ण काम है, कठिन है। इस काम को सफलतापूर्वक कर पाएं, उनको मैं शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि सारे विधायक, सांसद, मंत्री, ब्यूरोक्रेट, मतलब यहाँ तक कि तहसीलदार, एसडीएम भी इन्वॉल्व होकर किसी न किसी स्कूल में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और वहाँ पर एकेडमिक ईयर में बार बार वहाँ जाएं, तो उनके बार बार जाने से बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा और शिक्षक भी उत्साहित होंगे। सबसे पहले आपको निपुण भारत कार्यक्रम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये समझाते हैं।
5 जुलाई 2021 को ये योजना शुरू हुई थी। 2026 से 27 तक की समय सीमा तय है। इस योजना के तहत 3 से 9 साल के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में प्राइमरी शिक्षा के कायाकल्प के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के 2 साल पूरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर के तहत नौनिहालों को गणित में तेज और हिंदी भाषा में शब्द ज्ञान बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मिशन के 2 साल पूरे होने पर सर्वे भी किया गया। हर बच्चे के साथ 23 मिनट बैठकर ये पता लगाया गया कि वो शिक्षा में कितना निपुण हुआ है। अर्ली ग्रेड्स में बच्चे पढ़ना नहीं सीख पा रहे या बेसिक अर्थमेटिक नहीं सीख पा रहे, उतना गैप आगे जाते जाते और बड़ा होता जाता है। इसके चलते जो बच्चे ग्रेड अप्रोप्रिएट जो लर्निंग सीखना है वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो इसको एड्रेस करने का एक ही तरीका ये है कि भाई जब ग्रेड 1, 2, 3 में बच्चे हैं उसी समय उनको पढ़ने का सिखाओ। योजना के 2 साल पूरे होने पर जो सर्वे किया गया उसमें क्या सामने आया वो भी देखिए। 35 शब्द प्रति मिनट पढ़ने वाला बच्चा निपुण है। दूसरी कक्षा में 27% बच्चे 2 साल में निपुण बने। गणित में बच्चे अब भी पीछे ही हैं। अंग्रेजी में दक्षता भी अब बड़ी चुनौती है। तीसरी कक्षा के 40% बच्चे 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ते हैं। तीसरी कक्षा के ही 39% बच्चे हिंदी में निपुण हैं। निपुण भारत के तहत मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंकुर मिशन के 5 साल में अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब बचे हुए 3 सालों में इन खामियों को पूरा करना होगा, जिसमें बच्चों को अंग्रेजी और गणित में बेहतर करने के प्रयास शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।